अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, आखिरकार हालात ने इमरान खान को लॉन्ग मार्च का फ़ैसला करने पर मजबूर कर ही दिया। इमरान खान साहब बाकायदा आज से लॉन्ग मार्च शुरू कर चुके हैं। वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं कि अवाम का एक समंदर लेकर इस्लामाबाद जाएं, मुतालिबात हुक्मरानों के सामने रखें। और ये कोई नाजायज़ मुतालिबात नहीं है इमरान खान के। इमरान खान का एक ही मुतालिबा है अर्ली इलेक्शंस। इमरान खान का दूसरा मुतालिबा है साफ शफाफ इलेक्शंस। अवाम को यह हक होना चाहिए कि अवाम अपने वोटों के ज़रिए जिसको चाहे हुक्मरानी दें और उनको ये हक दें कि कौन उन पर हुक्मरानी करे और इस मुल्क और अवाम की किस्मत का फ़ैसला करे। ये कोई नाजायज़ मुतालिबात नहीं है। मैं अभी इस इंटरव्यू से पहले ऊपर कंटेनर पर थी। शायद मैं अल्फाजों में भी बयान नहीं कर सकती जो लोगों के जज्बात थे, जो लोगों की तादाद सिर्फ मैंने लिबर्टी चौक पर देखी। मैं तकरीबन 2:30 बजे से इस कंटेनर में मौजूद हूँ और मेरे ख़्याल में 3 से 4 मिनट का फ़ासला ये 3 घंटे में इस कंटेनर ने तय किया है। इतना जम्मे गफ़ीर है। और जो लोग इस लॉन्ग मार्च में खून खराबे की जिन्होंने बात की, फिर जो मैसेजेस दिए गए, उससे एक ही पैगाम मिलता है, इस अवाम ने दिया है कि वो किसी किस्म का बयानिया बाय करने को तैयार नहीं है। अब इमरान खान साहब का अगला लाहे अमल क्या है? इमरान खान उन हुक्मरानों से मुतालिबात उनके सामने रखने जा रहे हैं जिनको ये अवाम मानने को तैयार नहीं है। उन हुक्मरानों से जिन्होंने इस अवाम का जीना मुहाल कर रखा है, वो तो अर्ली इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर इमरान खान साहब के पास नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि मैंने अपनी जो सहाफ़ी ज़िंदगी है, इसमें लॉन्ग मार्च के ज़रिए, धरनों के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए हुकूमतों को बदलते नहीं देखा। क्या होगी इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी? और जो इमरान खान साहब के जो साथी हैं जो अब एक्सपोज हो रहे हैं, क्या इमरान खान अवेयर हो गए हैं, मोहतात हो गए हैं, और क्या इमरान खान साहब अब मज़ीद अपने लोगों पर एतबार करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं इन सब सवालों के जवाब लूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, मैं तो बयान कर चुकी हूँ जो लोगों का जमे गफ़ीर है या लोगों के जो जज्बात हैं। सर, आप ऐसी हुकूमत के सामने मुतालिबात रखने जा रहे हैं जो अर्ली इलेक्शंस का मुतालिबा मानने को तैयार नहीं है। आप इस्लामाबाद पहुंचकर क्या करेंगे सर? देखिए, एक पहले तो जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है वो सिर्फ आवाम के अंदर अपने आवाम को लेके साथ चलती है और आवाम की कुव्वत से चेंज लेके आती है। और चेंज पाकिस्तान में जब तक आवाम की कुव्वत से नहीं आएगा तो हमारा मुल्क, ये जो हम ग़ुलामी हैं, कभी बैरूनी मुल्क, कभी सुपर पावर्स की ग़ुलामी करते हैं, कभी हम ताकतवर की ग़ुलामी करते हैं, चाहे वो कब्ज़ा ग्रुप हो जो इस तरह के चोर हैं या मार्शल लॉज हैं। तो ये हम एक मुल्क आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ एक ताकतवर के लिए कानून है, दूसरा कमज़ोर के लिए। जिस तरह की यहाँ चीज़ें की गई हैं, आज़म स्वाति से जो उसका तशद्दुद किया उसके ऊपर, उससे पहले शहबाज गिल के ऊपर, फिर वो जमील फ़ारूक के ऊपर, फिर कई सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के उन्होंने उठाया, फिर सहाफ़ियों को। अरशद शरीफ की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि एक धमकियाँ मिल रही हैं, वो कह रहा है मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो अदालत को कह रहा है, वो प्रेसिडेंट को ख़त लिख रहा है, और इसके सब के बावजूद वो उसको बाहर जाना पड़ा। और बाहर जाना पड़ा क्योंकि उसको डर था, या बोल ही नहीं सकता, ख़तरा था। बाहर भी उसको पता था ख़तरा है। उसने शीरीन मज़ारी के पास मैसेज है। तो ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि एक छोटा सा कब्ज़ा ग्रुप जो मर्ज़ी चाहे, कानून भी ऊपर है, चोरी भी करे, NRO भी मिल जाए, फिर इस तरह के तशद्दुद भी करें लोगों पे, जो मुँह खोले उसके ऊपर नंगा करके भी उनको मारें। इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान एक कायद आज़म जो सबसे बड़े आइनी कानूनी एक्सपर्ट थे, वकील थे, जो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, और अदल और इंसाफ बुनियाद है एक इस्लामी माशरे की, तो वो ही नहीं है। और उसी के लिए इंसाफ आज़ाद करता है। तो ये सारी जो अब हमने बड़ी कोशिश की कि शायद ये समझ आए कि अवाम
बाई इलेक्शन सारे हम जीत गए, इन्होंने बिल्कुल। पूरी कोशिश की, सब कुछ किया, 55 जलसे कर चुके हैं, इतने कभी अवाम पब्लिक निकली नहीं है। उसके बावजूद ये डरे हुए हैं इलेक्शन से, और सिर्फ इनका मकसद ये है कि ये कब्जा करके मुल्क में बैठे रहें और अपनी चोरी ख़त्म करवाएं, अपने करप्शन केसेस ख़त्म करवाएं। सर वो तो बहुत कुछ हो चुका है, आप देखें अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी ख़त्म हो गए हैं, मरीम नवाज़ को भी रिलीफ मिल गया है, अब आखिरी कोशिश आपको पता है नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए हो रही हैं। सर इस्लामाबाद में पहुंचकर पुरअमन आप बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों का एहतजाज होगा, आपको नहीं लगता जो फैसल वाउडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खून खराबे की बात की, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए शरपसंद अनासिर इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? देखिए, डरा के जी मतलब ये है, इनका मतलब ये है, और ये तो फैसल वाडा तो नहीं, इसके पीछे कोई और बोल रहा था, लोगों को डराता फिरता सबको, और ये तशद्दुद के पीछे भी यही आदमी है। क्या ये चाहते हैं कि क्योंकि हमें डर है, खौफ है कि कुछ हो ना जाए, इसलिए हम इन चोरों की गुलामी कर लें? क्या ये चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि इससे बेहतर इंसान मर जाए, इन चोरों की गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि मैं तो नहीं एक्सेप्ट करने लगा और ना ही कौम एक्सेप्ट करने लगी। हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए आप तैयार हैं? राना सनाउल्लाह पूरी तैयारी किए बैठे हैं, 900 कंटेनर्स इस्लामाबाद में लग चुके हैं, रबड़ की गोलियां तैयार हैं, आंसू गैस के शेल्स तैयार हैं। सर हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? कातिल को एक उसकी अपनी पार्टी वाले कहते हैं, सारा फैसलाबाद जानता है कातिल, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है। वो जिसको शहबाज शरीफ और बेटों को सजा होने वाली थी FIA केसेस में, वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। ये जो इसहाक डार है, जो रिटर्न एफिडेविट दे के गया था कि शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है, अभी भी अवेलेबल है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है। और अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि हम इसको कबूल कर लेंगे क्योंकि उन्होंने फ़ैसला किया है, उनको भी इसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आज अवाम किधर खड़ी है। ये बिल्कुल इस वक्त जो कर रहे हैं मुल्क के साथ, ये मैं इसको मुल्क से गद्दारी कहता हूँ। ये गद्दारी है मुल्क से। ये चोरों को हम समझे कि जी हम भेड़ बकरियाँ हैं, हम इनको एक्सेप्ट कर लें, ये नहीं होने लगा। ये लोग कहते हैं कि 2014 और आज में बड़ा फ़र्क है, तब इमरान खान के पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, आज का लॉन्ग मार्च, आज का धरना, ये इमरान खान के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, मुझे ना कोई इस्टेब्लिशमेंट की पहले कभी ज़रूरत थी, ना आज ज़रूरत है, क्योंकि मैं कभी भी मैं तो कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं था जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर का पहले वो रहा, उसका मिनिस्टर रहा 8 साल। ना मैं कोई नवाज शरीफ हूँ जो जनरल जलानी के सरिये लगाते लगाते उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, या उनके बच्चे हैं। मैंने तो 22 साल मेहनत करके अपनी ज़ीरो से पार्टी खड़ी की है, मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी, और एक और कहा गया वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इमरान खान कोई गैर आइनी काम करता है। ये मैं सवाल पूछने आगे चल के पूछती हूँ मैं आपसे सवाल। मैं ये इनको बता दूँ कि मैंने पूरी कोशिश की साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए कि वो EVM मशीन्स आए। हाँ। क्यों मैं कह रहा था EVM मशीन्स? क्योंकि उससे सारा धांधली ख़त्म हो जाती। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ये इलेक्शन कमीशन के पीछे जो पावर बैठी हुई थी, उन्होंने भी नहीं आने दिया, क्योंकि वो भी चाहते हैं मैनिपुलेट करें इलेक्शन। मैं कोई किसी के ताकत पर नहीं आना चाहता, मैं साफ और शफाफ इलेक्शंस, और इसलिए EVM मशीन्स लेके आया था। क्रिकेट की दुनिया में 200 साल तारीख में मैं हूँ वो कैप्टन जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। पहले न्यूट्रल अंपायर नहीं थे। अच्छा, लॉन्ग मार्च धरने में भी बदल सकता है सर? वो तो हम अभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्लान्स बताएंगे। अभी तो हम ये समझे ना कि हम इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, तो ये हफ्ता लगेगा, हफ्ता लगेगा। आप देख ही रहे किस स्पीड पे चल रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि, और सारा कानून के बीच में रहेंगे। और मैं ये अदलिया को भी कहना चाहता हूँ कि 25 मई को हमारे पास जुल्म हुआ, कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने हमारा राइट था पुरअमन एहतजाज, उन्होंने हमारे पर शेलिंग सब कुछ किया, लोगों को पकड़ा, जेलों में डाला। और अब हम अब पहले से अदलिया को कह रहे हैं कि हमने कोई गैर आईनी कानूनी चीज़ नहीं करनी, और ये करेंगे तो ये, क्योंकि इनके इंटरेस्ट में इंतशार, लोगों से ये डरे हुए हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो अदलिया है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। खान साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और आप पर इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान ये लॉन्ग मार्च अर्ली इलेक्शंस के लिए नहीं, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इमरान खान चाहते हैं। अपना मर्जी का आर्मी चीफ उन लोगों को चाहिए जिनको अपने मर्जी के जज चाहिए, जिनको अपने मर्जी के आईजी चाहिए, जिनको अपना मर्जी का नैब का हेड चाहिए, जिनको अपना एफआईए का हेड चाहिए, क्योंकि उन्होंने करप्शन छुपानी होती है। तो वो चाहते हैं कि जो भी ताकत में पोजीशंस हो वो अपना आदमी हो। इमरान खान को ना कोई करप्शन छुपानी है, ना कोई कानून तोड़ना है। मैं मेरिट के ऊपर सारी ज़िंदगी सिलेक्शन किया। मुझे बताए इनकी पार्टीज़ देखें और मेरी पार्टी देखें, बताए कितने मेरे रिश्तेदार पोजीशंस में और मेरे दोस्त पोजीशन में। इनको तो सारी फैमिली पार्टीज़ हैं। इनको तो मेरिट का मतलब ही नहीं समझ, क्योंकि ये आते हैं चोरी करने के लिए और चोरी बचाने के लिए। चोरी करो फिर एनआरओ ले लो। तो इनको सारी मेन पोजीशंस पे अपने आदमी चाहिए होते हैं। तो 30 नवंबर को नए आर्मी चीफ ज़ाहिर तैनात हो जाएंगे। आप कोई शिकायत नहीं होगी, मतनाज़े नहीं बनाएंगे। नवाज शरीफ को और जरदारी को किसी सूरत आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि दोनों मुजरिम हैं। कभी मुजरिम भी आपका नेशनल सिक्योरिटी का हेड चूज़ करते हैं? ये दुनिया में कहीं कोई हंसेंगे लोग सुन के कि आप पहले उनको एनआरओ दिलवा दें और उनसे फिर आर्मी चीफ सेलेक्ट करा दें। ये क्या हुआ? इन दोनों को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी होना चाहिए मेरिट के ऊपर। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, जो मेरिट के ऊपर। बल्कि मैं जनरल बाजवा को भी कई दफ़ा कहा कि आप बताएं मेरिट के ऊपर कौन सेलेक्ट होता है। मैं कोई अपना फेवरेट नहीं रखना चाहता। ठीक है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ बात करते हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौन से ऐसे गैर आइनी गैर कानूनी मुतालबात इमरान खान ने पेश किए रात के अंधेरों में छुप कर, जिसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए और आपकी कोई बात नहीं मानी गई? पहले तो मैं कभी किसी की डिक्की में घुस के तो आर्मी चीफ को नहीं मिलने गया। जो मीटिंग हुई थी वो प्रेसिडेंट हाउस में हुई थी। आरिफ अलवी के साथ मीटिंग हुई थी। कोई छुप के इन द सेंस कि पब्लिक नहीं की थी, क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे थे। लेकिन इनको वाज़े होना चाहिए कि वो मीटिंग का सिर्फ एक मकसद था, साफ और शफाफ इलेक्शन। सही। अभी भी हम वो जो मैं पब्लिक में करता हूँ वो मीटिंग का मकसद सर, इसमें तो कोई गैर आइनी गैर कानूनी बात नहीं है। और मैं ये इसलिए देखे ना, जब जिसका काम ये नहीं है। एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, कभी हमने इस तरह खुलकर सामने DGI नहीं आई और बात नहीं की। मैं तो यही समझ सकता हूँ कि जो अरशद शरीफ शहीद के बाद जो पब्लिक का रिएक्शन आया, मुझे लगता है कि उस रिएक्शन की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सबको पता है कि अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था, सबको पता है, सारे सहाफ़ियों को पता है। डरते हैं तो नहीं बात करते, क्योंकि उनको भी शायद नंगा करके और जेलों में किए जो आज़म स्वाति वगैरह से किए। लेकिन सबको पता है कौन था, कौन धमकियां दे रहा था उनको। अरशद शरीफ को, और उनके घर जाके उनकी वालदा से पूछ लें, वो आपको सारों को बता देंगे कौन था ये लोग। अब उसका रिएक्शन आया, उसके रिएक्शन के ऊपर इन्होंने आके ओवर कॉम्पनसेट किया और ऐसी ऐसी बातें की जिसका मैं बड़ा सख्त जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मेरे मुल्क की फ़ौज है, इदारा मेरे मुल्क का है, उसको नुकसान पहुंचना मेरे मुल्क को नुकसान है, इसलिए मैं अपना मुंह बंद किया हुआ है। पिछले 3.5 सालों में सर आप पर इतना ही दबाव रहा है, इतना ही प्रेशर रहा है, आप अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से आप कानून साजी नहीं कर सकते थे। आपने 12 ये बात की कि कानून साजी करवानी हो, फैट ऑफ बिल का मसला हो, कुछ भी हो, आपको मिन्नतें करना पड़ती थी कि आओ इनको लेकर आओ और कानून साजी करवाओ। तो 3.5 साल आप इतने बेइख्तियार थे। देखिए, 2-3 चीज़ें थी। मैं पहले वाज़े कर दूं कि जो फ़ौज, उन्होंने हमारी पूरी मदद की। हमें कोई मसला, फैटफ के अंदर हमने इकट्ठा काम किया। जो सबसे बड़ा जो कोरोना का क्राइसिस था, कोविड-19, उसमें इकट्ठे काम किए। एक लोकस्ट अटैक हुआ, उसमें सारा एक, और फ़ौज गवर्नमेंट का इदारा है और वो सबसे तगड़ा इदारा है। तो उन्होंने हमारा तो बड़ा, और फॉरेन पॉलिसी पे हमारे कहीं शुरू में क्लैश कोई भी नहीं था। मसला एक था, और जो सबसे बड़ा मसला था वो था रूल ऑफ लॉ। ये जो सारे चोरों का टोला था, ये सारे, इन सारों के ऊपर करप्शन केसेस थे। मैं कहता था इनको कन्विक्ट करो, हमारे पास इख्तियारात ही नहीं थे। नैब को ये कंट्रोल करते थे और उधर मसला बना हुआ था। और इधर अजीब अजीब बातें करते हैं कि जी कहेंगे जी सारों को अंदर डाल दो। ऑपोजिशन मैं इनसे ज़्यादा डेमोक्रेसी जानता हूँ, इनको क्या पता डेमोक्रेसी का क्या है। हमने तो इंग्लैंड में देखी हुई है डेमोक्रेसी क्या होती है। कभी मुजरिमों को, चोरों को भी कभी कहते हैं डेमोक्रेट्स,
उनके ऊपर बिलियंस के करप्शन केसेस हैं। पहले जनरल मुशर्रफ माफ़ कर देता उनको, जो वो उसको करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पैसा तो कौम का चोरी हुआ था। जनरल मुशर्रफ ने माफ़ कर दिया आतमताई की तरह, अपने आप को बचाने के लिए। अब आगे फिर उनके करप्शन केसेस माफ़ कर दिए। मैं अपने बार कह रहा था कि NRO मैं नहीं दूंगा। उसका मतलब क्या है कि ये कोई कानून के ऊपर है लोग, कि गरीब आदमी चोरी करे जेल में, और ये चोरी करे और कहे जी हम कोई ख़ास लोग हैं, हम ब्लैकमेल करेंगे, गवर्नमेंट गिरा देंगे। सारे इनको जो लॉन्ग मार्चेस थे वो महंगाई के लिए नहीं थे, वो NRO के लिए थे। तो NRO दिया गया, इख्तलाफात यहीं मैंने हर वक्त उनको कहा, मुझे कहते जी आप इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करें, ये एहतसाब ना करें। इकोनॉमी का क्या, कभी आज तक इकोनॉमी ठीक हुई है जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता? चाइना ने 450 वजीरों को जेलों में डाला है, सबसे तेजी से उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। इन्होंने पता नहीं क्या था। और वहाँ सबसे बड़ा, अगर मैं कहे ना मैं फेल हुआ हूँ, मैं फेल इसलिए हुआ कि हम कानून की बालादस्ती नहीं कायम कर सके, हम ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सके। सर आपको बाकायदा कहा जाता था कि इसके खिलाफ केस ना चलाओ, ज्यादा जोर ना डालो, ज्यादा ये नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं था, नैब तो इनके कंट्रोल में था, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, जिसकी वजह से इनको NRO दे दिया गया दोबारा। नहीं, वो तो बाद में दिया ना, जब मैं गया हूँ, जब आप गए। लेकिन हमारे द्वारा हम इनको कन्विक्ट ही ना कर सके। FIA का शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, 16 अरब नौकरों के नाम पर अपने फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पैसे। उसमें क्या छुपी चीज़ थी? कोई आम आदमी होता उसको पकड़ गया, वो जेल में होता, उसको हम पकड़ ही ना सके कभी। तो पीछे से ये थे, ये इनके पास ताकत थी, हम कुछ नहीं कर सके। सर वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पे हम ये कह सकते हैं, या आप आज ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस मसले की वजह से आपके ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए? देखिए, मेरे दो जगह थे। एक तो ये था एहतसाब, वो पहले दिन से, और ओपनली सबको पता है, मीटिंग्स में मैं कहता था कि आप ये इनको चोरों को पकड़ नहीं रहे, ठीक है, और आप इनको छोड़ रहे हैं। वो हर किस्म की हर एक्सक्यूजेस, तो आप कुछ भी जस्टिफाई कर दें, ये है वो है, मुल्क है। अब अजरदारी के ऊपर क्या चीज़ है, इनको किस सबूत की ज़रूरत है? वो जो मुराद अली शाह था, उसके सारे करप्शन पूरा, मुझे नैब के चेयरमैन ने कई दफ़ा कहा जी ये तैयार बैठे, हमारा ये ओपन एंड शट केस है, वो इजाज़त नहीं मिल रही। इजाज़त कहीं और से मिलनी थी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे से तो नहीं इजाज़त लेनी थी ना, पावर हमारे पास तो नहीं था वो नीचे। एक तो वो था, और दूसरा एक उस्मान बुज़दार को हटा के जी अलीम खान को लगा दो, ये दूसरा था। इधर सुना एक वक्त पे आप तैयार भी हो गए थे। एंड में जब एक स्टेज आया एंड में, कि जब अब हमने आपस में डिस्कस किया, कि हमने कहा कि देखें इस वक्त इन्होंने गवर्नमेंट गिराई तो ये मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मुल्क के लिए अगर आप इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। ये मैंने खुद बताया, इनको शौकत तरी ने भी बताया। हमने पूरी कोशिश की कि उस स्टेज के ऊपर ये डिस्टेबलाइजेशन ना होने दो। तो उसका प्राइस उन्होंने कहा कि ठीक है जी अलीम खान, मैंने वैसे उन्हें कहा, मैंने कहा जिस वक्त आप अलीम खान को लेके आएंगे तो उसको खड़े हो जाएंगे लोग जो कहेंगे हम नहीं उसको वोट डालेंगे, और वही हुआ। अच्छा, अलीम खान चौधरी परवेज़ लाई ने कहा हम नहीं उसको वोट डालते, तो वही होना था। तो बहरहाल, और मैं थ्रू आउट जो इसको हटाने की कोशिश कर रहे थे उस्मान बुज़दार को, मुझे इसकी कभी समझ नहीं आई कि रिप्लेसमेंट तो थी कोई नहीं, और मुझे पता था अलीम खान के क्या मसले हैं। उनके LDA मुझे बता रहा है कि उन्होंने ज़मीन, इल्लीगल ज़मीन उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, तो मैं कैसे किसी को चीफ मिनिस्टर बना दूँ? तो मैंने बताया भी, बहरहाल 2 मेरे मसले थे, यही 2 हमारे इख्तलाफात थे। उसके अलावा तो हमारी बल्कि बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी। उसके बाद आपके मसाइल ऐसे ख़राब होना शुरू हुए? नहीं, ये 2 इश्यूज़ रहे हमारे थ्रू आउट। एंड में जाके मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने कहा हम न्यूट्रल हो गए, और उसके बाद गवर्नमेंट चली गई, और उसके बाद साइफर आ जाता है। साइफर आता है 6 मार्च को, साइफर आता है 7 मार्च को वो हो जाती है नो कॉन्फिडेंस पुश। हाँ साहब, यहीं से शुरू करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि साइफर के बारे में
इमरान खान को 11 मार्च को कामरा में आर्मी चीफ ने ख़ुद इसका जिक्र किया था और इमरान खान ने इसको संजीदा नहीं लिया। इमरान खान ने इसको संजीदा नहीं लिया और बाद में जब 27 मार्च को लहराया गया तो हम हैरान हो गए। पहले तो ये इतना बड़ा झूठ है। वहाँ शाह महमूद कुरैशी था, वहाँ असद उमर था, वहाँ परवेज़ खटक था उस मीटिंग के अंदर। हाँ, उधर ये बिल्कुल नहीं कहा। ये वहाँ सिर्फ ये हमें उन्हें कहा कि ये साइफ़र आया, ये अमेरिकनों से आया ये साइफ़र, और हम इनको डिमार्श करेंगे। क्योंकि साइफ़र के अंदर उसने लिखा हुआ था एम्बेसडर ने कि कभी उसकी ज़िंदगी में इस तरह की बात नहीं की गई कि एम्बेसडर को कह रहा है कि जनाब अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। तो हमने क्या करेंगे, मैंने इसको सिर्फ ये बताया। और उसके बाद क्योंकि OIC कॉन्फ्रेंस आ रही थी 1920 को थी, हमने जान के उसके लिए हम रुके रहे। अच्छा, ये बिल्कुल इन्होंने गलत, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी गलत बयानी की, और भी गलत बयानियाँ थी, ये करनी नहीं चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा बात करूँ कि मेरे इदारे को ना नुकसान पहुँचे। लेकिन वो कहते हैं कि साजिश के कोई शवाहिद भी नहीं मिले, हमने तहकीकात भी की, तो ये सिर्फ अपने मफादात के लिए और फ़ौज को आवाम के सामने लाने के लिए और गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए इमरान खान ने मीडिया को भी जो है वो अपने बयानिए का सिखाया, उनको फीड किया और कुछ चैनल्स को। लेकिन सबसे पहले तो वहाँ सच की भी बड़ी बात हुई। मैं सोच रहा था सच आना चाहिए सामने। सच क्या है? साइफ़र सच है, साइफ़र अवेलेबल है, साइफ़र नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंट हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिधर आर्मी चीफ बैठा हुआ था और जिधर ये ISI चीफ बैठा था, उसके सामने प्रेजेंट हुआ है। उन्होंने कहा मुदाखलत हुई है। अगर मुदाखलत नहीं हुई तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ना कहती। मुदाखलत क्या हुई है? एम्बेसडर को कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बदलो, नो कॉन्फिडेंस मोशन में। वो प्रेजेंट हुआ, मिनट्स अवेलेबल हैं उसके, उन्होंने फिर डिमार्श किया उसको। तो इसमें झूठ क्या है? कभी आपने सोचा है कि आप के तो ज़ाहिर है अमेरिका से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं ज़ाहिर अपने अपने मफाद होते हैं, तो अमेरिका को ऐसी इमरान खान से क्या प्रॉब्लम थी? अमेरिका इमरान खान को हटाना क्यों चाहता था? आखिर इमरान खान ने ऐसा क्या किया था? देखिए, अमेरिका को आदत पड़ी हुई है, यहाँ स्टूजेस बैठे हुए हैं, जो हुक्म देता है वो मान जाते हैं। यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि ज़ियाउल हक के ज़माने में तो क्योंकि हम वो उनकी जहाद, अफ़गान जहाद जब लड़ी जा रही थी तो उन्होंने पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बना दी। हमें पैसे देते थे, हम लड़ते थे, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत थी। जैसे ही वो ख़त्म हुई उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी और यहाँ कोई उनके सामने बात करता ही नहीं था पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। जब उन्होंने हमें ज़रूरत पड़ी वॉर ऑन टेरर में, जनाब जनरल मुशर्रफ ने एक टेलीफोन कॉल पे मान लिया, 80,000 पाकिस्तानी मार गए उसमें। पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट की बजाय उनके इंटरेस्ट के लिए अपने लोग कुर्बान कर दिए। उनको आदत पड़ी हुई है, यहाँ सारे उनके सामने गिरे हुए होते हैं, घुटने टेक के बैठे होते हैं। जब आप अपने मफादात के लिए खड़े होते हैं तो वो एक नई रिलेशनशिप होती है। हाँ। वो थोड़ी मुश्किल होती है। वो उनको अगर आदत पड़ी हो गुलामों से डील करने की, तो कोई आज़ाद आदमी आएगा तो थोड़ा तो मसला आएगा ना उसको, लेकिन रीएडजस्ट हो जाता है। अब हिंदुस्तान है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। उसने रूस से तेल मंगवाया क्योंकि उनके लोगों की बेहतरी थी, उनको पसंद नहीं आया अमेरिकन को, लेकिन क्या कर लिया उन्होंने? इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए खड़ा हुआ। यही होता है, हर बारी आपकी जो रिलेशनशिप होती है उसमें ऊंच नीच आती रहती है। वो कई दफ़ा आपसे वो चीज़ चाहते हैं जो आप नहीं देना चाहते, आपके लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। बिल्कुल। तो वो थोड़ी देर नाराज़ होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। ये कौमों की ज़िंदगी में इस तरह की रिलेशनशिप होती है, ऊंच नीच। लेकिन ये कहना कि जनाब वो हो आज अमेरिका नाराज़ हो गया और अब हम जाके रीसेट करेंगे, जो बाइडन ने इन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। इतने ये डरपोक लोग और मैं इनको गुलाम ज़हनियत के लोग हैं, उसने इतनी बुरी पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड कहला दिया। इनके मुंह से बात नहीं निकली, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर दी उसने। क्यों नहीं इन्होंने कोई बात की? बिल्कुल। जब आपने रशिया का दौरा किया उसके बाद ये सारी ज़ाहिरा कहानी जो है ना वो चेंज हो जाती है। रशिया के दौरे पर जब आप गए, सबको पता था, इस्टेब्लिशमेंट को पता था, आप सबको बता कर गए, कोई प्रेशर था कि ना जाएं? कोई एक आवाज़ भी आई कि खान साहब नहीं जाना चाहिए?
कोई एक आवाज़, बल्कि फॉरेन सेक्रेटरी सारे थे पुराने एक्स, सबसे हमने पहले, ये बड़ी कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद फैसला हुआ था। बिल्कुल सारे स्टेक होल्डर्स का फैसला था। वो जो साइफर था जिसमें डोनाल्ड लू और हमारा एम्बेसडर था, वो अमेरिकन कहता है कि जी हमारा अपने इमरान खान ने खुद फैसला किया जाने का। उस एम्बेसडर ने बताया कि नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स का फैसला था। मैंने जाने से पहले जनरल बाजवा से बात की, उन्होंने कहा हमने खुद सबसे कंसल्ट किया है कि हाँ हमें जाना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए। कोई मैं अकेला तो सब फिर ऑन बाद बोर्ड में थे। कोई आपके साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो तब तक कॉन्स्पिरेसी वो दूसरी बन चुकी थी, रजीम चेंज की गेम तब तक चल पड़ी थी। क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने मार्च में जनरल बाजवा को गैर मुइना तौसीक की पेशकश की थी, जिसे जनरल बाजवा ने ठुकरा दिया? हमने देखिए, मुझे एक गुस्सा है, क्योंकि हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में पेश किया करें कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। बात इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी कि हमारी माइशत 6% पे ग्रो कर रही थी। हमने वहाँ से उठाई थी जिधर मुल्क बैंकरप्ट था। कोरोना के 2 साल के बावजूद हमारी माइशत तेज़ी से ऊपर जा रही थी। 17 साल के बाद हमारी बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। हमारी इंडस्ट्री 11% पे ग्रो कर रही थी। हमारी 4 फसलों के अंदर रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स थे। आईटी एक्सपोर्ट 75% बढ़ रही थी। रिकॉर्ड रेमिटेंसीज थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी। मुझे पता था कि उस वक्त अगर ये साजिश कामयाब होगी, हमारी ये इकॉनमी कोई संभाल नहीं सकेगा। तो मैंने जनरल बाजवा को, क्योंकि इसने कल बात की इसलिए मैं कहता हूँ खुफिया बातें हो रही थी, मैंने उससे कहा कि अगर ये एक्सटेंशन की बात है और या आर्मी चीफ की सिलेक्शन की बात है और इसकी वजह से ये सारी डिस्टेबलाइजेशन है, तो हम कंसीड कर रहे हैं। मैं तो पहले ही आर्मी चीफ ऑन मेरिट चाहता था, और अगर एक्सटेंशन की बात है तो हमें बता दें, क्योंकि अगर इसी की वजह से ये आप क्योंकि तबाही आनी थी और वो तबाही आ गई। इन्होंने जो गिराई गवर्नमेंट, ये जो हुआ, क्योंकि ये रोक तो सकते थे ना, साजिश हो रही थी, पावर तो इनके पास थी, इन्होंने नहीं रोका। आज जरा हाल देख लें 6 महीने में हुआ, तो जरा ये फिर पूरी बात करें कि इस तरह ना करें आके कि जी हमने उनको ऑफर दे दी। उधर से इनकार हुआ? उस वक्त तक मेरे ख्याल में उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। नहीं, एक्सटेंशन की बात नहीं, उन्होंने ये फैसला हो गया था कि रोकेंगे नहीं ये जो रिजीम चेंज हो रहा है। इमरान खान अगर हुकूमत में आते हैं नए इलेक्शन में, जो आवाम का एक जोश जज्बा और आवाम की एक सोच बता रही है, इमरान खान फिर इत्तेहादियों के साथ हुकूमत में जाना रहना पसंद करेंगे? कभी भी एक कमज़ोर गवर्नमेंट के साथ नहीं जाऊंगा जिस तरह पहले गया था। और अगर मुझे पहले पता होता कि ये होना है जो हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि कमज़ोर गवर्नमेंट में आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। यानी जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, देखिए, मेरी पार्टी का नाम है इंसाफ की तहरीक। हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रूल ऑफ लॉ। उसके बाद माशरे में खुशहाली आती है। हम वो कर ही ना सके क्योंकि नैब इनके हाथ में थी, नैब तो हमारे हाथ में थी नहीं, तो सारे केसेस वहाँ पड़े हुए थे। सो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए गवर्नमेंट का चलाना। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप रिफॉर्म्स करना चाहें तो आप कभी भी कमज़ोर गवर्नमेंट से नहीं कर सकते, जो मैं चाहता था। अगर आप इन तरह की गवर्नमेंट चलानी चाहे, बंदर बांट करनी चाहे, सारे पैसे बनाने, तो वो तो खैर आप सबको रिश्वत दे दें। अगर आप आप सारों को रिश्वत खिला दें, हर कोई हड्डी दे दें, तो सारे मिलके खाना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट चल जाएगी। तो आपको मौका मिले नए इलेक्शंस में, मतलब कि आपको पता हो कि आप हुकूमत बना सकते हैं, इसको ले ले, तो आपकी तरफ से साफ इनकार है? नहीं, अगर इस तरह जो ये कोलिशन गवर्नमेंट या कमज़ोर, बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि कोई फ़ायदा कोई नहीं ना उसका। गवर्नमेंट में आके करना क्या? गवर्नमेंट में आप आते हैं, मैं गवर्नमेंट, मैंने क्या लेना है गवर्नमेंट में आके? मैंने कौन सी कोई फैक्ट्री, नवाज शरीफ ने इस दौर में 17 फैक्ट्रियाँ बना चुका था जितने दौर में मैंने गवर्नमेंट किए। तो अगर तो यही इसी तरह की फ़ायदे उठाने हो तो आप गवर्नमेंट में आ जाए। लेकिन अगर आपने मुल्क में चेंज, जो मेरा तो मकसद सिर्फ चेंज था, मैं तो वैसे ही अपने घर में रहता था, तो मैंने तो कोई अगर अब मैंने आना है, तो अगर मैं चेंज नहीं ला सकता, यानी रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, तो कोई जरूरत नहीं कर सकते। क्या इमरान खान ये यकीन से कह सकते हैं कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हों तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान आएंगे? देखिए, कह तो कोई भी कुछ नहीं सकता, क्योंकि आगे का इल्म तो किसी के पास नहीं है। लेकिन जो मैं आसार देख रहा हूँ पाकिस्तान में, मैंने कभी इतना शऊर पब्लिक में नहीं देखा। ये आज जो देख रहे हैं हमने जो सारे आज सीन्स देखे हैं, ये एक बड़ी जागी हुई पब्लिक है, बहुत शऊर है पब्लिक में।
और मैं समझता हूँ कि इस बारी वो जो भी कर लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बड़ा ही बदयानतदार आदमी है, इनके साथ मिलके पूरी स्कीमिंग करता है अभी तक। यानी वो उसके ऊपर तो खैर मैं केस भी करने लगा हूँ, हरजाना भी करूँगा उसके ऊपर मैं। अच्छा, जो इसने ये तोशाखाना का केस किया और नहीं, और जो फंडिंग का भी किया इसने मेरे ऊपर जो डाला, मैं इसके ऊपर हरजाना भी अरबों रुपए का करूँगा। लेकिन जो भी ये कर लेना, अब ये सैलाब के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। वो बात ठीक है ना, अब ईवीएम है, वही इलेक्शन कमीशन है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि 2023 के इंतखाबात साफ और शफाफ हो? ये अभी 2 इलेक्शंस जो हुए हैं, बाई इलेक्शंस, दोनों बाई इलेक्शन में उन्होंने धांधली की है। दोनों बाई इलेक्शंस में ये जो वो एक और भी चीज़ कही गई कि जी वो हम कोई इंटरफेरेंस नहीं की, बिल्कुल इंटरफेरेंस थी। उसके बावजूद इमरान खान जीता। मुझे पता है इंटरफेरेंस थी और उसके बावजूद हम जीते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जनरल इलेक्शन होगा, इसमें ये जो मर्जी कर ले, ये नहीं जीत सकेंगे। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मेरे साथ मौजूद हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन के नीचे आप लोग तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑलमोस्ट एक जज का काम करता है, अंपायर होता है ना। अब अंपायर के ऊपर अगर सबसे बड़ी पार्टी कह रही है कि हमारे पर तो इत्मीनाद ही नहीं है, तो खुद ही बैठ जाए, रिक्यूज कर ले अपने आप को। लेकिन वो पूरा उनका हिस्सा बना हुआ है कि किसी ना किसी तरह उसने चोरों को जताना है। तोशाखाना का फैसला आपके खिलाफ आया, ममनुआ फंडिंग केस की तलवार आपके सर पर लटक रही है खान साहब। ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है जिसकी बात मरियम नवाज ने की है कि हाँ, इमरान खान को भी सज़ा देनी होगी, इमरान खान को भी नाअहल करना होगा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलेगी। असल में मैं प्रॉब्लम फिर से बताता हूँ, ये शरीफों का प्रॉब्लम क्या है। एक तो बदकिस्मती से इनमें अकल बड़ी कम है, ऊपर से ये पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से ये करप्ट है। इनको झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। एक आदमी जो पहले एनआरओ लेके बाहर भागा है हुदैबिया पेपर में, जो ओपन एंड शट केस था, जिसमें इसाक डार ने बाकायदा बताया कि शरीफ खानदान के लिए वो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करता था। उधर से एनआरओ लेके आया, फिर पैसा बनाया, बच्चे सारे अरबोपति लंदन में बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। कहते हैं क्योंकि बता नहीं सकते, कहते हैं हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। 4 बड़े ये जो फ्लैट हैं सबसे महंगे इलाके में लंदन में, ये मरियम के नाम पे हैं। इसके इन्होंने खुद तस्लीम किया हुआ है, इसके भाई ने तस्लीम किया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे, और मरियम इसकी ओनर है। वो आदमी से मुझे कंपेयर कर रहे हैं जो आदमी झूठ बोल के 2 दफ़ा बाहर भागा हो, जो एक्सप्लेन ना कर सका अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़, जो और इसके ऊपर किताबें हों इसकी करप्शन पे, उसको कह रहे हैं कि इमरान खान क्योंकि वो नाअहल हुआ था तो इमरान खान पे। ये स्टूपिड ही हो सकते हैं, इनमें अकल होने की बड़ी कमी है इन लोगों में। जिस तरह क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड को पहले तैयार करना पड़ता है ना, एक बेस बनानी पड़ती है, तो क्या एक बेस बनाई गई, ग्राउंड को तैयार किया गया कि नवाज शरीफ को वापस लाया जा सके? इनको अंडरस्टैंडिंग दी हुई थी, ये अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जी इमरान को भी नाअहल करवा देंगे, तो लेवल प्लेइंग कभी चोर के साथ कभी लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। इसकी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए आसिफ जरदारी के साथ। दोबारा आप इक़्तिदार में आएंगे, जिन जिन केसेस में इनको बरियत मिली है, जिसको आप एनआरओ का नाम दे रहे हैं, दोबारा वो आप केसेस रीओपन करेंगे खान साहब? देखिए, वो तो खैर अब देखेंगे जब आएंगे, लेकिन इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जेल भरे हुए बेचारे गरीब लोगों से जो चोरी करते हैं पकड़े जाते हैं। और इससे बड़ा जुल्म क्या है कि इनकी अरबों रुपए की सबको नज़र आ रही है प्रॉपर्टीज़, जो एक रसीद नहीं दे सकते पैसा किधर से आया। केसेस इनके ऊपर, किताबें हैं केसेस की, और इनको जनाब एनआरओ मिल जाते और बार बार वापस आ जाते। इतनी शर्म की बात है कि जैसे ही इनके पूछते हैं, इनसे हिसाब लेना शुरू करते, बाहर भाग जाते हैं, वहाँ से डील करके वापस आ जाते हैं, फिर पैसे बनाते हैं। अभी आगे मरियम ने वो ऑडियो लीक्स में क्या आ रहा है कि अपने सन इन लॉ को, अपने दामाद को कह रही है कि 70 करोड़ रुपए का जो ग्रिड स्टेशन है वो उसको मुफ्त लगा दो उसकी हाउसिंग सोसाइटी। तो 70 करोड़ की चोरी तो आते साथ ही हो गई, क्योंकि चोरी होगी ना आवाम का, यानी टैक्स के पैसे पे वो लगेगा बजाय जो सोसाइटीज़ लगाती है।
और फिर इंपोर्ट करिए हिंदुस्तान से मशीनरी अपने दामाद के लिए, आधी आ गई आधी और आ रही है। जो बैंड है, आधी आपके दौर में आई, मुझे नहीं पता कब आई, लेकिन बैंड है, हमने बैन किया हुआ था। हाँ। इलीगल है, तो वो तो किसी सूरत अगर वो किया भी होगा तो वो पकड़े जा सकते हैं। लेकिन ये शहबाज शरीफ को कह रही है कि उसको आने दो दूसरी, जब वो कह रहा है उसका कि वो मसला हो बैंड जाएगा, है, मसला हो जाएगा, और वो कहती है इसहाक डार हल कर देगा। हाँ, वो कर क्योंकि वो लेंगे हर इलीगल काम कर सकता है। सोचो इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। एक ऑडियो लीक उनकी आती है, एक ऑडियो लीक आप लोगों की तरफ से आती है, तो ये क्या लेवल करने की कोशिश की जा रही है और कौन कर रहा है ये ऑब्वियसली इसके ऊपर मैंने वैसे अदालत में तो गया हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के जो सिक्योर लाइन है उसको कौन टेप करता है, हाँ। उसके कौन उसको टैप कर रहा है और फिर लीक कर रहा है। इसके ऊपर ये बड़ा सीरियस है। देख चले मेरी लीक किया, मेरा तो साइफर है, वो तो मैं पब्लिकली कह बैठा हूँ जो मेरी लीक आई है। लेकिन सीरियसनेस ये है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन को टेप करके लीक करना, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बन सकता है। और कितनी चीजें हो जो मसलन पुलवामा था, हाँ। जब वो हुआ तो हम सारे टेलीफोन लाइन पे डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल। कि हमने करना क्या, क्योंकि सुबह के 3 बजे तो हुआ था अटैक। बिल्कुल 3 बजे हमने डिस्कस करना, कहते जी उन्होंने बालाकोट में बॉम्बिंग की है। तो वो अगर वो भी सारी अगर निकल जाए दुश्मनों पे, यानी तो ये तो बड़ी नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। क्या आपको भी इसी चीज़ से डराया गया कि इमरान खान की बड़ी वीडियोस हैं, इमरान खान की बड़ी वीडियोस हैं, ऑडियोज नहीं वीडियोस हैं हमारे सामने, आपको डराने की कोशिश की गई? सारा वक्त सबको, मुझे नहीं, हमारे 4-5 वजीरों को भी कहते फिरते हमारे पास वीडियोस हैं, ये हैं वो वीडियो। आज आप जो डीप फेक है, आप किसी की भी वीडियो बना के दे दें। जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो ये सब चीज़ें आप कैसे ख़त्म करेंगे? इंटरफेरेंस और जितने मसाइल आपको इस हुकूमत में हुए खान साहब, आप कैसे इनको ख़त्म करेंगे? रूल ऑफ लॉ। ओके। जब कानून के नीचे सब आ जाएंगे, जब कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। आज़म स्वाति को जो टॉर्चर करने वाला, या शहबाज गिल को, या जमील फारूकी को, जब उनको ये पता होगा कि हमारा भी एहतसाब होगा, हमें सज़ा मिलेगी, ये तब ख़त्म होगी चीज़ें। बिलावल भुट्टो ने जिन अफसरान का नाम लिया, आपको याद होगा, कैप्टन सफदर के हवाले से जो कराची में वाक़या हुआ, उस पर एक्शन लिया गया। उसको तो सिर्फ मेरे ख्याल में पकड़ के उन्होंने क्वेश्चन की थी, जो किसी आदमी को, पुलिस वाले को। ये सब कुछ इमरान खान को मेंटली टॉर्चर करने के लिए, साइकोलॉजिकली इमरान खान को प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है कि इमरान खान के लोगों को पकड़ो तो इमरान खान तंग होगा। मेरे ख्याल में पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी शायद पार्टी कमज़ोर हो। जब वो उल्टा हो रहा है, पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो रही है। लेकिन ये भी शर्म की बात है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो एक फेडरल पार्टी है, उसको कमज़ोर करना, मुल्क को कमज़ोर करना। बाकी तो अब छोटी छोटी प्रोविंशियल पार्टीज रह गई हैं, फैमिली पार्टीज रह गई, सुगड़ गई हैं। वो सारे मिलके 13 पार्टीज भी लोग नहीं इकट्ठे कर सकते। जो एक अकेला, हमने ये जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है, अकेले ने सारों ने एक कैंडिडेट खड़ा करा इस बार, उनके बावजूद उनको शिकस्त दी है। तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। अकेला इमरान खान शायद कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान की नीयत पर, इमरान खान पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, इमरान खान की नीयत साफ़ है। लेकिन जिस तरह फैसल वाउडा जैसे लोग सामने आ रहे हैं खान साहब, क्या इमरान खान अपने साथियों पर अब एतमाद करेगा? आपको याद है, आपने पिछले 4-5 दिन पहले जब आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, आपको पता है मीडिया में कन्फ्यूजन फैल गई, बल्कि हमें भी कॉल्स आई, नहीं खान साहब ने गलत कह दिया, खान साहब ने तो अगले जुमेरात को ऐलान करना था, अगले जुमे को ऐलान करना। यार तुम उसको देख के तुम टिक्कर चला रहे हो, तो मिटाओ इसको। खान साहब का ये मतलब नहीं है। लॉन्ग मार्च अगले हफ्ते से शुरू होगा। दोबारा आपसे किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा, जिस पर आपने क्लियर किया, नहीं मैं तो ऐलान कर रहा हूँ इस जुम्मे से लॉन्ग मार्च करने का। तो ये आसपास के राइट लेफ्ट लोगों को भी लगता है आपने नहीं बताया था कि आप आज ऐलान करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि हर चीज़ अगर वो ना भी बताएं, और मेरे ख्याल में वो नहीं बताते, लेकिन सारी जगह बगिंग की हुई है, फ़ोन टैप्ड है, उधर से हर चीज़ हमारी निकल जाती है। हमें तो दुश्मन बनाया हुआ है ना उन्होंने, जिस तरह कोई गद्दार है मुल्क का, पता नहीं कोई दहशतगर्द है, इस तरह हमें ट्रीट किया गया। ये 6 महीने, 50 साल से मुझे पब्लिक जानती है। हाँ। जो 6 महीने इन्होंने मुझे जिस तरह ट्रीट किया ना, जैसे कोई मुल्क दुश्मन है। इमरान खान को अपने साथियों पर एतमाद है? कईयों पे है,
अभी भी और- पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर नहीं है? मैं कह नहीं सकता। नहीं, नाम ना लें, लेकिन कुछ लोग। नहीं, मैं ये फैसल वाडा के बाद मैं श्योर नहीं हूँ क्या, मैं श्योर नहीं हूँ हर एक पे, लेकिन कईयों पे मुझे है। लेकिन अवेयर हो गए हैं। देखिए, हर इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है, और जिसकी ज़मीर की कीमत लग जाए ना, चाहे खौफ से, ब्लैकमेल से, पैसे से, वो मेरी नज़र में अच्छा है कि वो हमारी पार्टी से फारग हो जाए। मैं खुश होऊंगा, और हुआ कई गए हैं, हर एक की कीमत कोई ना कोई होती। तो इंशाअल्लाह जो रह जाएंगे वो होंगे असल हमारे नज़रियाती लोग। फैसल वाडा के बाद क्या आप ये समझते हैं कि आपने आज के बाद जो भी फैसला करना है वो इमरान खान खुद ही अनाउंस करेगा, खुद ही आवाम के सामने लेकर आएगा, किसी को इंस्ट्रक्शंस ही देंगी तुम ये कह दो, तुम ये कह दो जाके? नहीं, वो ऐसे तो पार्टी चलती नहीं है। हाँ, ऐसे वो तो पार्टी चलती नहीं। आपको तो खैर एतमाद में लेना पड़ता है, लेकिन जो आपकी प्लानिंग होती है वो बड़ी महदूद सर्कल्स में होगी जो प्लानिंग करते हैं। तो नए इलेक्शंस में टिकट देने के आप लोग पैरामीटर्स भी बदलेंगे खान साहब? टिकट मैं दूंगा। टिकट आप देंगे? इस खुद बारी देंगे? इस बारी जो टिकट सिलेक्शन है वो मैं करूंगा। सूबाई पहले सतह मैंने- पर भी? पहले मैंने औरों पर रिलाई किया था, और उसमें बड़ी हमें 2018 में बड़े गलत टिकट के ही दिए गए, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस वो नहीं हुई। मेरे ख्याल में हम टिकट सही देते तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी लोगों की और पार्टी खान से। साहब, इसकी ये वजह तो नहीं है कि नजरियाती लोग कहीं बहुत पीछे चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नज़रिया तो तब है जब वो टेस्ट होता है। नज़रिया जब वो अल्लाह ईमान भी ना इंसान का, कुरान में कहता है मैं बार बार आजमाऊंगा मुश्किलों से, क्योंकि तब टेस्ट होता है ईमान कितना है। तो मैं इंशाल्लाह खुद टिकट दूंगा, और जो बदनाम लोग हैं उनको इस बारी मैंने टिकट नहीं देना। लास्ट क्वेश्चन, जो मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी को इस दफ़ा टिकट दिया और जो हाल हुआ और फिर बड़े सवालात उठे, नेक्स्ट टाइम तो ऐसे नहीं होगा? देखिए, टिकट मैं दूंगा। टिकट आप दूंगा मेरिट पे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मेरे साथ थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।